चलिए तो यहाँ से हम शुंग वंश की शुरुआत करते हैं। शुंग वंश तो मौर्य वंश के अंत के बाद उसका अंतिम शासक था बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या कर दी थी पुष्यमित्र शुंग ने। किसने हत्या की है? पुष्यमित्र शुंग। तो इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? पुष्यमित्र शुंग। लिखेंगे संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। ठीक, इसके संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के समय ये जो थे ये जाति से ब्राह्मण थे। क्या थे? जाति से ब्राह्मण। ये कट्टर ब्राह्मण थे और ये बौद्ध धर्म से बहुत ही घृणा करते थे। इसलिए इन्होंने अशोक द्वारा बनवाए गए कई हजार स्तूपों को तोड़वा दिया था। कई हजार स्तूपों को तोड़वा दिया। लेकिन बाद में जब इनको पछतावा तो इन्होंने सांची के स्तूप जो कि बना हुआ है वहां पे विदिशा में, सांची के स्तूप को इन्होंने, सांची का स्तूप, सांची ही नाम पड़ गया उसका आज। ठीक, सांची के स्तूप को इसने पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक, सांची के स्तूप, और सांची के स्तूप के साथ साथ इसने अशोक के भरहूत लेख जो था उसका, अशोक का, उसका भी पुनर्निर्माण करवाया था। पहला सांची का स्तूप और दूसरा भरहूत अभिलेख। इन दोनों का निर्माण इसने करवाया था, पुनर्निर्माण। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। फिर ये बहुत ही कट्टर ब्राह्मण था। इसके समय 4 प्रमुख किताबों की रचना हुई थी। पहली थी जातक कथा, दूसरी ललित विस्तार, महाभास और मनुस्मृति। ये 4 प्रमुख किताबों की रचना पुष्यमित्र शुंग के समय हुई थी। अगला देखते हैं, इसके समय 2 विदेशी आक्रमण हुए थे। पहला था डेमेट्रियस, दूसरा था मिनांडर। ये दोनों हिंदुकुश पर्वत के गोमल दर्रे से निकलकर बैक्टेरिया नामक स्थान से आए थे इस पर हमला करने। तो इसका पुत्र था अग्निमित्र। इसका पुत्र अग्निमित्र था, उसने इसके हमले को विफल कर दिया। किसके? 2 थे। पहला था डेमेट्रियस, दूसरा था मिनांडर। मिनांडर तो युद्ध में मारा गया, लेकिन माफ कीजिएगा, डेमेट्रियस तो युद्ध में मारा गया, लेकिन जो मिनांडर था, मिनांडर ने हार के बाद इन दोनों को हरा दिया, अग्निमित्र, और इसी हार के बाद इसने नागसेन से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। किसकी? बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी इसने नागसेन से। ठीक, पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था अग्निमित्र, इसने दोनों को हराया था। ठीक, और अग्निमित्र जो था इसकी जीवनी किसने लिखी है? कालिदास ने। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। यह प्रेम प्रसंग लिखना पसंद करते थे और इन्होंने लिखी थी अग्निमित्र चरित्रम। अग्निमित्र चरित्रम। ठीक, अग्निमित्र चरित्रम किसने लिखी है? अग्निमित्र ने। और इनके समय सबसे प्रमुख पुरोहित थे। पुष्यमित्र शुंग के समय सबसे प्रमुख पुरोहित थे पतंजलि। पतंजलि ने योग दर्शन की रचना की। योग दर्शन और महाभास भी इन्हीं की किताब है। महाभास भी पतंजलि की ही किताब है। चलिए ठीक, अब देखते हैं इसी के दरबार में हेलियोडोटस भी आया था। कौन आया था? हेलियोडोटस, जो कि विदेशी यात्री था। और हेलियोडोटस ने यहाँ पर आकर वो आया था बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने, लेकिन उसने भागवत धर्म की शिक्षा ली और विदिशा में गरुड़ ध्वज अभिलेख बनवाया। विदिशा में गरुड़ ध्वज अभिलेख बनवाया। ठीक, तो जो पुष्यमित्र शुंग ने राजधानी उन्होंने राजधानी विदिशा को बनाई और यह मगध पर शासन करने वाले पहले गैर क्षेत्रीय शासक थे। कौन थे? पहले गैर क्षेत्रीय शासक थे मगध पर शासन करने वाले। तो इस वंश का जल्द ही अंत हो गया। इस वंश का अंतिम शासक था देवभूति। अंतिम शासक था देवभूति। ठीक, देवभूति। अब देवभूति जो था, देवभूति को मार दिया। देवभूति मारा गया सुशर्मा द्वारा। किसके द्वारा? सुशर्मा द्वारा मारा गया। चलिए ठीक, देवभूति इस वंश का अंतिम शासक था, वह मारा गया वासुदेव द्वारा। और वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना कर दी। किस वंश की? क्या था? वंश कण्व वंश। इन्होंने कण्व वंश की स्थापना कर दी। कण्व वंश ज्यादा लंबा चल नहीं पाया। इसके अगले शासक है कण्व वंश के सुशर्मा इसके नेक्स्ट शासक। सुशर्मा भी बहुत ही अयोग्य शासक थे और इनको मार दिया सिमुक ने। सुशर्मा को भी सिमुक ने मार दिया और सिमुक ने फिर से
सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। इसमें केवल 2 ही शासक हुए, वासुदेव और सुशर्मा। सुशर्मा को मार दिया सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। अब सातवाहन वंश के बारे में पढ़ते हैं, सातवाहन वंश क्या था। ठीक, चलिए इधर मिला देते हैं इसको, इसमें बहुत टाइम नहीं है। सातवाहन, चलिए सातवाहन वंश। तो सातवाहन के बारे में देखते हैं। सातवाहन एक मातृ सत्तात्मक वंश था। इसके संस्थापक कौन थे? सिमुक। इसके संस्थापक थे सिमुक, पहला पॉइंट। दूसरा यह एक मातृ सत्तात्मक, अच्छा इसका मतलब क्या होता है मातृ सत्तात्मक? इसमें माता को पिता से बढ़कर माना जाता था। इसमें नाम के आगे माता का नाम लगाया जाता था, लेकिन राजा पिता ही होता था। ऐसा ही एक सिंधुवाड़ी सभ्यता भी क्या थी? मातृ सत्तात्मक थी, और ये भी मातृ सत्तात्मक थे। इन्होंने शीशे के सिक्के चलाए थे। कैसे सिक्के? इन्होंने शीशे के सिक्के चलाए, और इन्होंने सामंती व्यवस्था की शुरुआत की। सामंती व्यवस्था क्या होती है? यह लोग अपने जो इनके दरबारी थे, दरबारियों को धन के बदले जमीन देते थे, जिनको सामंत बोला जाता था। उनको धन के बदले जमीन दी जाती थी और उनको सामंत बोला जाता था। और समय ऐसा हुआ कि धीरे धीरे सामंतों के पास राजा से ज्यादा जमीन हो गई और इनका जो साम्राज्य था, साम्राज्य डूब गया। ठीक, इन्होंने सामंती व्यवस्था की शुरुआत की थी। और यह लोग आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में रायचूर, जो वहाँ पे कृष्णा और गोदावरी के दोआब में बसे हुए थे। कहाँ बसे हुए थे? कृष्णा और गोदावरी के दोआब में। यह सबसे उपजाऊ जमीन पर बसे हुए थे, सबसे उपजाऊ जमीन पर बसे हुए थे। ठीक, सिमुक के बाद इस वंश का अगला शासक आया, दूसरा शासक। इस वंश का नेक्स्ट शासक था हाल। क्या नाम था? हाल उतना प्रतापी नहीं था, लेकिन यह विद्वान था। क्या था? विद्वान था। यह उतना प्रतापी नहीं था। ठीक, हाल विद्वान था, लेकिन प्रतापी नहीं था, विद्वान था। ठीक, हाँ, दूसरा शासक। तीसरा इसका शासक आया जीपीएस, गौतमी पुत्र सतकर्णी। क्या आया? गौतमी पुत्र सतकर्णी इस वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ। इसने शक शासक नहपान को हराया था। कहाँ पे था? उज्जैन में। इसने शक शासक नहपान को हराया था, गौतमी पुत्र सतकर्णी। और गौतमी पुत्र सतकर्णी बहुत ही प्रतापी शासक था। इसके बाद अगला शासक आया हमारा बीपीपी, वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी जो था वह शक शासक रुद्रदामन से हार गया। ठीक, रुद्रदामन से हार गया। इसने नहपान को हराया, इसने रुद्रदामन से हार गया। इस वंश का अंतिम शासक था जीपीएस नहीं, वाईएसएस, यज्ञ श्री सतकर्णी के अंत के साथ ही सातवाहन वंश धीरे धीरे समाप्त हो गया। ठीक, यह सातवाहन वंश समाप्त हो गया। ठीक, अब यहाँ पे हमारा हसीन व सुखसा धीरे धीरे खत्म होता है। अब हम देख लेते हैं इनके बीच में किसने आक्रमण किए हैं और कैसे कैसे आक्रमण किए। ठीक, उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए, पहले देखे थे जो हमारा शिशुनाग के बाद नंदवंश था। नंदवंश का एक शासक था धनानंद, बहुत ही लोभी था और दारूबाज था। हमेशा अपनी प्रजा के ध्यान न रखते हुए हमेशा लोभ में डूबा रहता था, हमेशा नृत्य देखता था, शराब पीता था। ठीक, उसी के समय सिकंदर का आक्रमण हुआ था। किसका आक्रमण हुआ था? सिकंदर फिलिप के राजा का पुत्र था सिकंदर। ठीक, उसके बाद मौर्य वंश आया। तो मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य जब गद्दी पर बैठा तो उस पर आक्रमण किया सेल्यूकस निकेटस में। ठीक, ऐसे लिख देते हैं। ठीक, अब जो हमारा सु है, सु होता है शुंग वंश के बाद 4 प्रमुख आक्रमण हुए थे, उसको बोलते हैं ISPK। क्या बोलते हैं? ISPK। अब ISPK का मतलब हम समझते हैं धीरे धीरे। ISPK क्या होता है? तो हमने आई का मतलब लगभग समझ लिया होगा। आई क्या होता है? इंडो ग्रीक। आई से हमारा होता है इंडो ग्रीक। तो पहला आक्रमण हुआ था इंडो ग्रीक। ठीक, यही लोग आए थे हिंदुकुश पर्वत के बैक्टीरिया नामक स्थान से, गोमल दर्रे से चलकर आए थे 2 प्रमुख आक्रमणकारी। पहला डिमेट्रियस था
डेमेट्रियस, और दूसरा था मिनांडर, ठीक। और तीसरा हेलियोडोटस भी आया था, लेकिन यह आक्रमण करने नहीं आया था, हेलियोडोटस, ठीक। तो डेमेट्रियस और मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र ने हरा दिया था। हेलियोडोटस ने यहाँ पे विदिशा में गरुड़ ध्वज अभिलेख बनवाया था, ठीक। तो इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, बस इनके बारे में देख लेते हैं कि इनकी देन, भारत में इनकी देन मतलब भारत में कौन कौन सी चीजों की शुरुआत की थी इन्होंने। पहली क्या क्या इनसे सीख मिली थी हमको? पहली सीख मिली थी, इन्होंने समय की सटीक गणना करना सिखाया, समय की गणना। दूसरा, इन्होंने गणित का ज्ञान दिया था। ज्योतिष, तीसरा सबसे विषय का ज्ञान इन्होंने दिया था, ज्योतिष का ज्ञान इन्होंने दिया था। क्या बोलते हैं इसको? यमन, इंडो ग्रीक मतलब यमन। तो यमन के आक्रमणकारियों ने पहला समय का गणना करना सिखाया, दूसरा गणित, तीसरा ज्योतिष, और चौथा था भूगर्भ विज्ञान। इन्होंने भूगर्भ विज्ञान के बारे में भी हमको बताया था। और इनको बड़ी इलायची, जो छोटी मिर्च होती है, लाल मिर्च को यमन प्री कहते थे, यमन प्री, क्योंकि लाल मिर्च इनको बहुत ही ज्यादा पसंद थी, ठीक। तो यहाँ पे इंडो ग्रीक समाप्त होता है। उसके बाद हमारा दूसरा आक्रमण हुआ, सबसे प्रमुख आक्रमण यश। यश से मतलब होता है शक शासक, यश का मतलब होता है शक। तो कहा जाता है, मानता है, शक शासक जो थे वह यूची कबीले द्वारा भगाए गए मध्य एशिया से भाग कर आए लोग थे, जो कि भारत में आकर 5 जगहों पर बसे हुए थे। शक शासक, शक में 5 प्रमुख शासक हुए और 5 जगह पर बसे हुए थे। पहला था गांधार, तक्षशिला। पहले पाकिस्तान का क्षेत्र होता है, ये भारत हमारा, ये पाकिस्तान है, ठीक। तो पाकिस्तान में इधर गांधार, इधर तक्षशिला है, ठीक। तो गांधार तक्षशिला 2 शासक इधर बसे थे, गांधार तक्षशिला। उसके बाद मथुरा, उज्जैन, नासिक, 5 जगहों पर बसे हुए थे। इनके राजा को क्षत्रप कहा जाता था। क्या कहा जाता था इनके राजा को? क्षत्रप, ठीक। तो ये भारत में 5 जगहों पर बसे हुए थे। पहला था गांधार, दूसरा था तक्षशिला, तीसरा था हमारा मथुरा, उज्जैन, नासिक, ठीक। ये 5 जगहों पर बसे हुए थे। इनके राजा को क्षत्रप कहा जाता था, क्षत्रप। और उज्जैन के राजा को राजूक कहा जाता था। और जो हमारा मथुरा का राजा था उसको माउस कहा जाता था। और माउस, हम गांधार के राजा को भी माउस कहते थे, ठीक, माउस। तो इनकी अलग अलग नाम भी थे। यह यूची कबीले द्वारा भगाए गए लोग थे, ठीक। इसमें सबसे प्रमुख शक शासक का नाम आता है रुद्रदामन का, रुद्रदामन, ठीक। इसमें सबसे प्रमुख शक शासक कौन था? रुद्रदामन। रुद्रदामन जाकर गुजरात में बसा हुआ था और गुजरात में अपना साम्राज्य स्थापित किया था रुद्रदामन ने। इसमें सबसे प्रतापी यही था। इसी ने बीपीपी वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को हराया था, और इसी ने वहां पे सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनवाई गई थी। और फिर से उसको बनवाया था अशोक ने, फिर अशोक के बाद, पहले बनाया अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद फिर अशोक, फिर उसके बाद रुद्रदामन, अंत में इसको स्कंदगुप्त ने बनवाया था, स्कंदगुप्त ने, ठीक। तो 4 लोगों ने मिलकर सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था, ठीक। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह पूछता है कि रुद्रदामन ने अपने खर्चे पर, इसने अपने खर्चे पर सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। अपने खर्चे पर सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाने वाला एकमात्र शासक था रुद्रदामन। उसको बनवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। पहली बार पुनर्निर्माण करवाया था अशोक ने, दूसरी बार रुद्रदामन ने, तीसरी बार स्कंदगुप्त ने उसका पुनर्निर्माण करवाया था, जो कि गुजरात के क्षेत्र में था। यह पहले कहाँ रहता था? पहले मथुरा में था, लेकिन जाकर रुद्रदामन गुजरात में बस गया था। इसी ने वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को हराया था। शक शासक जो कि यूची कबीले द्वारा भगाए गए मध्य एशिया से आए लोग थे, ठीक। तो इनके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है हमको, बस यही शक शासक हमारा खत्म हो जाता है, शक शासक, ठीक। देखते हैं, जैसे कि शक शासक में एक और था नहपान, जिसको हराया था जीपीएस ने, गौतमीपुत्र सतकर्णी ने नहपान को हराया था, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट हमारा पी से होता है पहला वंश। चलिए अगला हमारा पहला वंश है। पहला वंश के बारे में देखते हैं, पहला वंश क्या था, ठीक। पहला वंश बहुत ही छोटा वंश था, यह ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। यह क्या था? यह लोग कहाँ से आए थे? यह लोग ईरान या फारस से आए थे। पहला देख लेते पॉइंट, ईरान या फारस। उसी का नाम पहले फारस था, इसीलिए उसके सामने खाड़ी क्या कहलाती? फारस की खाड़ी। लेकिन आज उसका नाम पड़ गया ईरान, ठीक। फारस देश में कितने देश आते हैं? 8 देश आते हैं, ठीक। ईरान से आए थे। इनको पार्सियन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पार्सियन। इसका संस्थापक था, पहले वंश का संस्थापक मिथ्रेडेटस इसका संस्थापक था।
इसके बाद इसके अगले शासक हुए और यही सबसे योग्य शासक थे इसके, गोदोफर्मिस। गोदोफर्मिस इसके योग्य शासक कौन थे? गोदोफर्मिस। गोदोफर्मिस का पेशावर में, पाकिस्तान में आज पेशावर है, वहां तख्त ए बड़ी, तख्त ए बड़ी नामक एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। इन्होंने राजधानी पुरुषपुर, उस समय उसका नाम पुरुषपुर था, आज उसी का नाम पेशावर पड़ चुका है, उसको बनाई हुई थी। और इन्हीं के समय एक पुर्तगाली यात्री, पुर्तगाली ईसाई धर्म प्रचारक, पुर्तगाली ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत में आया था, जिसने पहली बार भारत में ईसाई धर्म का प्रचार किया था। पुर्तगाली पुरुषपुर पेशावर राजधानी बनाई, और इन्हीं के समय पुर्तगाली ईसाई प्रचारक जो सेंट थॉमस था, उसने पहली बार भारत में ईसाई धर्म का प्रचार किया था, और तब से आज तक ईसाई धर्म का प्रचार हो रहा है। ईसाई धर्म बहुत ही बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म ईसाई है, फिर मुस्लिम धर्म है, और दुनिया की 70% शिक्षा को ईसाई धर्म के लोगों ने संभाल के रखा हुआ है। ठीक, क्योंकि यहाँ भारत में भी देखेंगे तो सीबीएसई बोर्ड की शुरुआत किसने की थी? ईसाई धर्म के लोगों ने सीबीएसई बोर्ड की शुरुआत की थी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और इसमें सबसे ज़्यादा जो होंगे सेंट जीवियस, सेंट मैरी, सेंट थॉमस, ऐसे बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिसमें सेंट फेंट लगा हुआ है, मतलब जो मैक्सिमम स्कूल ईसाई धर्म के स्कूल हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम। लास्ट में हमारा है कुषाण, और कुषाण को हमको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, उसके बाद कुषाण को शुरू किया जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, इसको मिटाएंगे तब शुरू किया जाएगा कुषाण। तुम्हारा लगभग खत्म हो गया। कुषाण, कहा जाता है जो शक शासक थे, शक शासक कुषाणों के डर से ही भागकर मध्य एशिया से भारत में आए थे। और कुषाणों कहा जाता है, कुषाण वंश वह यूची कबीले की एकमात्र शाखा थी, वह एक शाखा थी जो शकों की तलाश में भारत की तरफ आई थी, और वही लोग कहलाए कुषाण वंश। कुषाण वंश के शासक बने वही लोग। ठीक, तो सबसे पहले इसकी तलाश में आया था ओडुलकटफिसस। ओडुलकटफिसस इसकी तलाश में आया था, उसी ने कुषाण वंश की स्थापना की। तो संस्थापक कौन हो जाएंगे? ओडुलकटफिसस। ओडुलकटफिसस, ठीक, ओडुलकटफिसस। इसके बारे में कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं हमको। इसका नेक्स्ट शासक आया भीमकटफिसस, इसने केवल स्थापना की थी। दूसरा था हमारा भीमकटफिसस, ऐसे लिख देते हैं भीमकटफिसस, यही रहेगा। ठीक, भीमकटफिसस तो यह शैव धर्म को मानता था, भगवान शिव की पूजा करता था, लेकिन यह विद्वान था, लेकिन उतना प्रतापी नहीं था। इसका जो तीसरा शासक था, हमको तीसरे शासक के बारे में प्रमुख रूप से पढ़ना है, उसी का नाम था कनिष्क। कनिष्क का नाम भी कुछ कटफिसस जैसा ही था, लेकिन उसने भारतीय संस्कृति को देखते हुए अपना नाम भारतीय संस्कृति के आधार पर रखा था कनिष्क ने। ठीक, कनिष्क जो था भारतीय संस्कृति के नाम पर, भारतीय संस्कृति के आधार पर अपना नाम रखा था कनिष्क। कनिष्क इस वंश का सबसे प्रतापी शासक साबित हुआ। इसको द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? द्वितीय अशोक कहा जाता है। ठीक, कनिष्क बहुत ही प्रतापी था। यह बौद्ध धर्म को मानता था। किसको? बौद्ध धर्म को। तो अब कनिष्क के बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला, यह बौद्ध धर्म को मानता था, ऐसे लिखते चलेंगे। ठीक, बौद्ध धर्म को मानता था। दूसरा, इसको द्वितीय अशोक कहते थे, अशोक द्वितीय। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या कहते हैं इसमें, जो कनिष्क की पत्नी थी उसको रेशम बहुत ही पसंद था। रेशम पसंद होने के कारण इसने चाइना के रेशम मार्ग पर कब्जा कर लिया था और उनसे टैक्स लेता था। चाइना के रेशम मार्ग पर कब्जा करके उनसे टैक्स लेता था। आज भारत में रेशम आने का सबसे बड़ा कारण है कनिष्क, क्योंकि कनिष्क की वजह से ही चाइना से रेशम भारत तरफ आया था। आज भारत में दुनिया में सभी प्रकार के रेशम पाए जाते हैं। केवल एकमात्र देश भारत ही है जहां हर प्रकार के रेशम पाए जाते हैं, लेकिन चाइना रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। उसके बाद भारत रेशम का दूसरा नंबर का उत्पादक है। ठीक, चलिए चौथा पॉइंट देखते हैं इसमें। जो कनिष्क था, कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संधि का आयोजन किया गया था। कौथी? जैसा कि हम आपको बताया हमने पहले वाले वीडियो में, चौथी बौद्ध संधि का
आयोजन किया गया था 1वीं सदी में। किसमें? 1ली सदी में। ठीक, कहाँ पे? कुंडल ग्राम में, वैशाली में है कुंडल ग्राम। कुंडल ग्राम में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के समय किया गया था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? 2 लोग थे। कौन कौन थे? बता देखते हैं। पहले थे हमारे अश्वघोष। अश्वघोष को इसने पटना से उठाकर लेकर चलाया था। और दूसरे थे वसुमित्र। वसुमित्र इसके दरबारी कवि थे, इसलिए इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की, जबकि वसुमित्र से ज्यादा विद्वान था अश्वघोष, लेकिन फिर भी उसने अश्वघोष को इसकी अध्यक्षता करने का मौका नहीं दिया, क्योंकि अश्वघोष को उसने पाटलिपुत्रा से उठाकर जबरदस्ती कैद कर लेकर आया था और इसकी उपाध्यक्ष थे अश्वघोष और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। इसके बाद इसने पाटलिपुत्रा से जिस कटोरे में महात्मा बुद्ध भिक्षा मांगते थे उस कटोरे को उठा लाया था इसने। और इसने समुद्री रास्ते से विदेशी व्यापार करना शुरू कर दिया। इसने समुद्री रास्ते से पहली बार विदेशी व्यापार करने वाला कौन था? कनिष्क। कनिष्क बहुत ही प्रतापी शासक था। इसने पूरे भारतवर्ष पर अपना कब्जा कर लिया था। यह एकमात्र विदेशी शासक था जिसने पूरे भारत पर शासन किया और बहुत ही लंबा शासन किया था इसने। और इसने समुद्री रास्ते से विदेशी व्यापार शुरू किए। विदेशी व्यापार जिसकी चर्चा पेरिप्लस ऑफ इरेथ्रियन सी में प्राप्त होती है। एक किताब है पेरिप्लस ऑफ द इरेथ्रियन सी। आज तक पता नहीं चल पाया इस किताब को किसने लिखा हुआ है, लेकिन इसमें कनिष्क के व्यापार की चर्चा प्राप्त होती है। कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता था। यह बहुत ही प्रतापी शासक था कनिष्क के बारे में हम देखते हैं थोड़ा आगे। चलिए, जो कनिष्क था इसके दरबार में बहुत ही विद्वान ज्ञानी रहते थे, बहुत सारे ज्ञानी रहते थे इसके दरबार में। पहले थे चरक को प्लास्टिक सर्जरी का ज्ञाता कहा जाता है। यह एक डॉक्टर थे, मतलब वैद्य कह सकते हैं, चिकित्सक कह सकते हैं। ठीक, प्लास्टिक सर्जरी की खोज किसने की थी? चरक ने ही प्लास्टिक सर्जरी की खोज की है। ठीक, दूसरा हमारे है नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता था। पहली बार सापेक्षता का सिद्धांत नागार्जुन ने ही दिया था। ठीक, तीसरे इसमें थे अश्वघोष, वसुमित्र और पहले देख लेते हैं हमारे थे पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ के कहने पर ही इसने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। और वसुमित्र अश्वघोष तो ऐसे ही थे जैसे कि हम देख चुके हैं यहाँ पे, वसुमित्र और अश्वघोष। ठीक, इसके बाद देखते हैं जो कनिष्क था यह प्रतापी होने के साथ साथ बहुत उदार था। लोगों में अत्यधिक दान करता था। यह क्या करता था? इसको अत्यधिक दान के लिए भी जाना जाता था। ठीक, लोगों में अत्यधिक दान के लिए भी इसको जाना जाता था कनिष्क को। चलिए देखते हैं आगे। चलिए, अच्छा इधर देख लेते हैं। ये तो हमारा भर चुका है, इधर देख लेते हैं। इसने 78 एडी में शक क्या बनाया? शक कैलेंडर, शक संवत। इसने 78 एडी में शक संवत कैलेंडर, इसी दिन इसका राज्याभिषेक हुआ था 78 एडी में। और 78 एडी में इसने शक संवत नामक कैलेंडर जारी किया था। और इसी कैलेंडर को आज भारतवर्ष पूरा प्रयोग करता है। इसी को भारतीय कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर का यूज करते हैं। भारतीय कैलेंडर तो शक संवत है जिसमें चैत, बैसाख, आषाढ़, ज्येष्ठ ये सब दिया हुआ है ना, ये सब। ठीक, तो चैत, बैसाख है, इसमें फागुन है, तो ये सब शक संवत कैलेंडर में दिया हुआ है 78 एडी में। मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के 78 साल बाद कनिष्क ने इसकी शुरुआत की थी। इसको शकों ने इतना ज्यादा प्रचलित कर दिया कि इसका नाम पहले कैलेंडर था, लेकिन इसका नाम शक संवत पड़ गया। ठीक, क्योंकि शकों ने इसका सबसे ज्यादा यूज किया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया है। ठीक, और यह किस दिन जारी किया था? इसने अपने राज्याभिषेक के दिन। इसने इसको अपने राज्याभिषेक के दिन जारी किया था शक संवत कैलेंडर को। इसके सामंत का नाम क्या था? इसके सामंत थे गुप्त। इसका पहला सामंत था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने कभी भी अपने आप को राजा घोषित नहीं किया। कनिष्क ने इसको छोटा सा क्षेत्र दे दिया था उस पर शासन करने के लिए। यह क्या थे? श्रीगुप्त। यह सब वैश्य थे। गुप्त वंश वैश्य वंश था, लेकिन बहुत ही प्रतापी वंश हुआ वैश्य वंश। यह वैश्य वंश था लेकिन बहुत ही प्रतापी वंश था गुप्त वंश। ठीक,
कनिष्क ने इसको छोटा सा क्षेत्र दे दिया था शासन करने के लिए, लेकिन इसने कभी भी अपने आप को राजा घोषित नहीं किया, इसने सामंत बनकर ही उस पर शासन किया हमेशा। ठीक, ठीक। कुषाणों का क्षेत्र जो था, कुषाणों का क्षेत्र अम्मू दरिया नदी से लेकर, कहां से, अम्मू दरिया नदी से लेकर गंगा नदी तक फैला था। अब आपको पता नहीं चलेगा अम्मू दरिया नदी किधर है। अम्मू दरिया नदी हमारी यहाँ से निकलती है पामेर के पठार से, पामेर के पठार से निकल के कैस्पियन सी में गिरती है, यह अफगानिस्तान तक फैलती है। समझ लीजिए कि इनका क्षेत्र पूरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत यहाँ तक फैला हुआ था। इतना बड़ा क्षेत्र था इनका कनिष्क का, कुषाण का क्षेत्र। ठीक, जो हमारे पहले शासक थे उडुल कटफिसस, इन्होंने तांबे के सिक्के चलाए थे। कैसे सिक्के, इन्होंने तांबे के सिक्के चलाए थे, उडुल कटफिसस। इसको यूपी लिख देते हैं, उडुल कटफिसस समझिएगा इसको। ठीक, उडुल कटफिसस। और जो हमारा कनिष्क था, कनिष्क ने प्योर सोने के सिक्के चलाए थे। कैसा, एकदम शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे इसने, कनिष्क ने शुद्ध सोने के सिक्के। जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के गुप्त ने चलाए थे और प्योर सोने के सिक्के चलाए थे इन्होंने, और सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे यूनानियों ने। ठीक, प्योर सोने के सिक्के किसने चलाए थे, कनिष्क ने। ठीक, और सोना इनको पाकिस्तान के अल्ताई पठार से प्राप्त होता था। अल्ताई पठार कहाँ है, हिंदुकुश पर्वत, हिंदुकुश पर्वत ऐसे लिखते हैं, हिंदुकुश पर्वत। ठीक, समझिएगा। तो हिंदुकुश पर्वत से इनको अल्ताई पठार से सोने की प्राप्ति होती थी, जिसकी वजह से ये लोग इसको मिटा देते हैं। थोड़ा सा इधर मिटाना ही पड़ेगा हमको, क्योंकि इधर पूरा भर चुका है। अच्छा, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा इधर तक लेते हैं। चलिए, इधर हम थोड़ा सा बनाना पड़ेगा ऐसे, इधर तक लेते हैं। अगला देखते हैं, इसने राजधानी पेशावर को बनाई थी, पेशावर को, और यह महायान शाखा को मानता था। इस शाखा को महायान बौद्ध धर्म की एक शाखा थी। जैसा कि हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में टूट गई थी, हीनयान और महायान। ठीक, तो महायान शाखा को मानता था, और महायान शाखा में हम मांस, शराब, इन सब का सेवन कर सकते थे। ठीक, महायान शाखा में हम मांस और शराब का सेवन कर सकते थे। इसके समय पहली बार नाशपाती की खेती हुई। किसकी, इसके समय कुषाण कनिष्क के समय पहली बार नाशपाती की खेती की गई थी। और कनिष्क जो था, कनिष्क ने खेती पर बहुत ही अत्यधिक ध्यान दिया था। इसने खेती पर अत्यधिक ध्यान दिया था, खेती पर इसने अत्यधिक ध्यान दिया था। इसी के समय अरब यात्री आया था हिमपालस, और इसने पहली बार मानसून की खोज की। मानसून किसे कहते हैं, वर्षा वाले बादलों को मानसून कहते हैं। मतलब कि बादल ऐसे हों जिसमें पानी भरा हो, और वह किसी हवा के प्रेशर से किसी क्षेत्र में आकर वर्षा करा देते हैं, तो उसको बोलते हैं मानसून आ गया। ठीक, तो सब इतना काम करने के बाद कनिष्क की मृत्यु हिमपालस ने की थी, और इसकी मृत्यु 105 एडी में हो गई। ठीक, यहाँ पे हमारा कुषाण वंश समाप्त होता है। अब कुषाण वंश के साथ, जैसा कि हमने पढ़ा था, इसके सामंत थे गुप्त, और पहला शासक था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने अपने आप को कभी राजा घोषित नहीं किया, और राजा घोषित न करने के बाद भी इसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि धीरे धीरे शासन कर रहा था और वृद्ध होकर इसकी मृत्यु हो गई। इसका पुत्र है घटोत्कच। घटोत्कच ने भी अपने आप को राजा घोषित नहीं किया। अब चलते हैं गुप्त वंश के बारे में, क्योंकि इसके बाद गुप्त वंश ही पढ़ना है हमको। कुषाण वंश के बाद गुप्त वंश आया। ठीक, जब इस वंश का समाप्ति हो गया तो कौन सा वंश आया हमारा, गुप्त वंश। चलिए देखते हैं गुप्त वंश के बारे में। जो गुप्त थे, गुप्त इन्हीं के सामंत थे। क्या थे, इनके सामंत थे। ठीक, गुप्त। तो गुप्त के बारे में हम देखते हैं आगे, गुप्त वंश। गुप्त, ठीक, गुप्त वंश का पहला शासक था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने कभी भी अपने आप को राजा घोषित नहीं किया। कनिष्क के डर से उसने अपने आप को राजा घोषित नहीं किया, और उसने हमेशा सामंत बनकर ही शासन किया था। श्रीगुप्त। ठीक, श्रीगुप्त का पुत्र आया घटोत्कच। घटोत्कच ने भी अपने आप को राजा घोषित नहीं किया, क्योंकि उसको भी डर था कहीं कनिष्क उस पर आक्रमण न कर दे और उसकी हत्या न कर दे, इसीलिए घटोत्कच ने भी अपने आप को राजा घोषित नहीं किया। लेकिन घटोत्कच का जब पुत्र आया, घटोत्कच का पुत्र था चंद्रगुप्त प्रथम। उस समय 105 ईस्वी में कनिष्क की मृत्यु हो गई, और 105 ईस्वी के बाद चंद्रगुप्त प्रथम आया था,
इसने अपने आप को राजा घोषित किया था और इसी को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने चांदी के सिक्के चलाए थे। कैसे? इसने चांदी के सिक्के चलाए थे, चांदी के, ठीक, चांदी के सिक्के चलाए थे। और इसने लक्ष्मी गणराज की राजकुमारी कुमार देवी से शादी की थी। कुमार देवी, ठीक। लक्ष्मी, जैसा कि मैंने बताया था पहले ही, लक्ष्मी जो था वो विश्व का पहला गणतंत्र था। मतलब वहाँ राजा का चुनाव की जनता द्वारा किया जाता था। गणतंत्र उसे बोलते हैं जहाँ किसी बड़े पद का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, ठीक। तो पहला गणतंत्र क्या था? लक्ष्मी था। तो लक्ष्मी की राजकुमारी थी कुमार देवी से शादी की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने, और इन दोनों के बीच एक पुत्र की प्राप्ति हुई। इनसे इसको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, उसका नाम पड़ा समुद्रगुप्त। क्या पड़ा? समुद्रगुप्त। गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक। इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। केवल नेपोलियन लिख देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा, नेपोलियन, ठीक। दूसरा, इसको समुद्रगुप्त पूरे भारतवर्ष को जीतना चाहता था, इसलिए उसने पूरे भारत, उत्तर भारत को जीत लिया था। इसने दक्षिण भारत वालों को जीतकर उनसे टैक्स वसूल करता था। दक्षिण भारत से टैक्स वसूल करता था। इसने पूरे भारत को जीत लिया था। इसको धरणीबद्ध कहा जाता था। धरणीबद्ध मतलब धरा, पृथ्वी को धारण करने वाला, उसको धरणीबद्ध कहा जाता है। समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। इसका घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। पहला अरब सागर, दूसरा है बंगाल की खाड़ी, और नीचे हमारा हिंद महासागर। ये तीनों जगह का पानी पीता था। मतलब ये मान्यता है कि इसने पूरे भारतवर्ष पर कब्जा कर लिया था। इधर नीचे की तरफ, पश्चिम, पूर्व, उत्तर, सभी पूरे भारतवर्ष पर इसने कब्जा कर लिया था, ठीक। इसकी बचपन का नाम कांच था। क्या था इसके बचपन का नाम? कांच। या फिर देखते हैं, इसको लक्ष्मी दैहित कहलाना बहुत ही पसंद था। दैहित का अर्थ होता है नाती, लक्ष्मी का नाती, क्योंकि जो कुमार देवी थी वो लक्ष्मी की राजकुमारी थी, इसलिए इसको लक्ष्मी दैहित कहा जाता था। लक्ष्मी दैहित, ठीक। फिर उसके बाद देखते हैं, या उसके बाद इधर देख लेते हैं, जी हमारा हो जाएगा इसमें लक्ष्मी दैहित। इसको वीणा बजाना बहुत ही पसंद था। इसको वीणा जो सरस्वती जी के हाथ में होता है ना वीणा, वह बजाना इसको बहुत ही पसंद था। यश में हमारा आता है जो समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त प्रतापी होने के साथ साथ बहुत ही उदार था। कैसा था? उदार। इसने प्रयागराज में प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखवाया था। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखवाया था इसने। कहाँ पे? प्रयागराज में। जैसे पहला नाम उसका था, पहले उसका नाम इलाहाबाद पड़ा, फिर प्रयागराज नाम पड़ गया उसका, ठीक। समुद्रगुप्त ने मयूर शैली के सिक्के चलाए थे। इसने मयूर शैली के सिक्के चलाए। जी में हमारा आ जाता है मयूर शैली के सिक्के। बाद मयूर शैली के सिक्के चलाए, इसने एक और, इसमें सबसे मुख्य काम था इसका समुद्रगुप्त का, इसने राजा और दास वाले सिक्के, राजा दास वाले सिक्के भी चलाए थे इसने। इतना सब काम करने के बाद जब समुद्रगुप्त की मृत्यु हो गई, तो इसकी मृत्यु के बाद इसका अगला शासक आया, चंद्रगुप्त हो गया, समुद्रगुप्त हो गया, ठीक। अब समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे। पहला था रामगुप्त बड़ा था, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त छोटा था, रामगुप्त बड़ा था। तो अगला शासक बना रामगुप्त। लेकिन रामगुप्त एक नंबर का बकलोल शासक था। इसकी पत्नी का नाम था देवी इसको खुद पसंद नहीं करती थी, और देवी जाके फंस गई थी चंद्रगुप्त द्वितीय से, और चंद्रगुप्त द्वितीय से शादी करना चाहती थी, इसको पसंद करती थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय और देवी ने मिलकर रामगुप्त की हत्या कर दी। तो रामगुप्त के बाद इस वंश का अगला शासक कौन बन गया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये 5वां शासक रामगुप्त था। 6वां शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। तो अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने बहुत ही नेक काम किए थे। पहला, इसके समय न्याय व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। सबसे पहले देख लेते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय क्या था। इसने पूरी तरह शकों का विनाश कर दिया, और विक्रमादित्य की उपाधि हासिल की इसने। विक्रमादित्य, यह इतिहास में लगभग 16 लोगों ने विक्रमादित्य की उपाधि हासिल की है। इसने शकों का विनाश करके विक्रमादित्य की उपाधि हासिल की, और इसने प्योर चांदी के सिक्के चलाए थे। ठीक। इसके समय न्याय व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। जिसे मिलता था लोगों को। इतिहास में 2 ही ऐसे शासक हुए जिनके समय न्याय व्यवस्था बहुत ही तगड़ी थी। पहला था जहांगीर किसका पुत्र था?
जहांगीर अकबर का पुत्र था और उसी का बचपन का नाम सलीम था। उसके समय उसने आगरा के किले में 12 घंटियां टंगा के रखी हुई थी कि कोई भी किसी भी समय वो 12 घंटियों को बजा सकता था और अपने लिए न्याय मांग सकता था। और चंद्रगुप्त द्वितीय दूसरा शासक था जिसके समय न्याय व्यवस्था बहुत ही तगड़ी थी। इसके समय में न्याय जल्दी से लोगों को मिलता था और बहुत ही जल्दी न्याय की प्राप्ति होती थी। इसके दरबार में संस्कृत भाषा के 8 विद्वान रहते थे। इसके समय पहले कहते हैं हिंदी साहित्य का विकास हुआ है। हिंदी साहित्य प्लस संस्कृत भाषा का विकास हुआ। संस्कृत भाषा का इसके समय विकास हुआ था। इसके दरबार में संस्कृत भाषा के 8 विद्वान रहते थे। कितने विद्वान? 8 विद्वान रहते थे इसके दरबार में संस्कृत भाषा के, जिसमें सबसे प्रमुख थे कालिदास। कालिदास को प्रेम प्रसंग लिखना पसंद था तो इन्होंने चंद्रगुप्तम लिखी। चंद्रगुप्तम, ठीक। इनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। दूसरे थे हमारे कालिदास हो गया। उसके बाद दूसरे विद्वान थे अमरदास। मतलब यह राजा के सलाहकार थे। तीसरे थे धन्वंतरी, यह वैद्य थे। चौथे थे हमारे बराहमीर, इन्होंने बृहद संहिता नामक किताब लिखी थी ज्योतिष की। ज्योतिष की यह बहुत बड़े ज्योतिषी थे बराहमीर। इन्होंने बृहद संहिता नामक किताब लिखी थी ज्योतिष की। तो 4 विद्वान सबसे प्रमुख थे, बाकी 4 विद्वान और थे। ऐसे 8 विद्वान रहते थे इसके दरबार में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा आ जाता है अब जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, इसके पुत्र का नाम था कुमारगुप्त। इधर मिटाते हैं तो इसके बारे में लिखते हैं कुमारगुप्त के बारे में। जो कुमारगुप्त था इसके पुत्र का नाम क्या था? कुमारगुप्त। चलिए ठीक, कुमारगुप्त 7वां शासक आ जाएगा कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार जो कि बिहार में नालंदा जिला है, नालंदा में उसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। और नालंदा विश्वविद्यालय को उस समय गुप्त वंश में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था और जौनपुर को भारत का सिराज माना जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय लिख लेते हैं थोड़ा सा इसको, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक, जैसे ये समझ रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? कुमारगुप्त ने, नालंदा में। ठीक, नालंदा विश्वविद्यालय को ही कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने जलाकर खाक कर दिया था और उसी की जगह बिहार शरीफ नगर की स्थापना की थी उसने। ठीक, बख्तियार खिलजी ने। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? कुमारगुप्त ने। उस समय इसको गुप्त वंश में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। इसको भारत का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। उस समय भारत का ऑक्सफोर्ड इसे ही कहा जाता था, नालंदा विश्वविद्यालय को। ठीक, कुमारगुप्त ने ज्यादा कुछ किया नहीं, नालंदा विश्वविद्यालय बना दिया इसने। उसके बाद आगे देखते हैं। लेकिन जो हमारा तक्षशिला था, दुनिया का पहला विश्वविद्यालय, जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है तक्षशिला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय, इसको राजा तक्ष ने बनवाया था। राजा तक्ष ने इसको बनवाया था, राजा तक्ष ने। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। ठीक, चलिए कुमारगुप्त। अब जो ये था, लेकिन बना बिहार में नालंदा में, लेकिन इनका प्रमुख क्षेत्र वैशाली में था। इनका प्रमुख क्षेत्र वैशाली में था। अब कुमारगुप्त का पुत्र था 8वां स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो था, स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का फिर से पुनर्निर्माण करवाया था। तीसरी बार इसने पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक, दूसरा इसका भीतरी अभिलेख प्राप्त हुआ है, भीतरी अभिलेख, जिसमें लिखा गया है कि इसने हूणों के आक्रमण को रोक दिया था। यह गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक हुआ स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने इम्प्योर चांदी के सिक्के चलाए थे। इम्प्योर मतलब अशुद्ध चांदी के सिक्के चलाए थे इसने। ठीक, उसके बाद इसका पुत्र आया भानुगुप्त ने सती प्रथा की शुरुआत की थी। इसी का एरड़ अभिलेख मिलता है। इसी ने सती प्रथा की शुरुआत की थी। पूरे विश्व में सती प्रथा की शुरुआत किसने की थी? इसी ने, भानुगुप्त ने। इसका एरड़ अभिलेख प्राप्त होता है। बहुत ही बकलोल शासक था। इसके बाद अगला शासक आया इसमें सबसे लास्ट, विष्णुगुप्त।
विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त इस वंश का सबसे बकलोल शासक हुआ। इसको हुणों ने मारकर गुप्त वंश का अंत कर दिया। विष्णुगुप्त को इसको हुणों ने मार दिया। जो मध्य एशिया से आए थे वो एक नंबर के लुटेरे थे, जहां भी जाते थे बस लूट पाट के सबको मार काट के चले जाते थे। ठीक, वह कहीं भी रुककर शासन नहीं करते थे, वह एक प्रकार के बंजारे थे। ठीक, चलिए गुप्त वंश जो था, चलिए देखते हैं गुप्त वंश की उपलब्धियां। इन्होंने कौन कौन सी उपलब्धि प्राप्त की थी। उपलब्धियां पहले देख लेते हैं। ठीक, इनकी राजधानी कौशाम्बी थी, कौशाम्बी। दूसरा, इन्हीं के समय बाघ की गुफाएं बनवाई गई मध्य प्रदेश में। और बामियान, अफगानिस्तान के बामियान में दुनिया की सबसे बड़ी बौद्ध धर्म की प्रतिमा बनाई गई। बौद्ध धर्म की प्रतिमा बनाई गई, महात्मा बुद्ध की प्रतिमा। कहाँ पे? बामियान में, जिनको तालिबान के आतंकवादियों ने बम से उड़ा दिया और उस प्रतिमा को फिर से बनाया जा रहा है। ठीक, प्रतिमा। तीसरा देखते हैं, यह लोग वैश्य जाति के थे। कैसे? वैश्य जाति के थे और विष्णु भगवान की पूजा करते थे। तो भगवान विष्णु की पूजा करते थे और वैश्य जाति के थे। ठीक, इनके प्रमुख, सबसे राजा के नीचे कौन होते थे प्रमुख? कुमार आमत्य। कुमार आमत्य। जैसे कि आज देखा जाएगा तो जो प्रधानमंत्री, जो मुख्यमंत्री होता है किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री, उसके नीचे क्या होते हैं? डीएम होते हैं। ऐसे जो पहले राजा था तो राजा के नीचे क्या थे? कुमार आमत्य थे। तो कुमार आमत्य को उस समय के डीएम से कंपेयर किया गया है। इस समय वैश्याओं का भी प्रचलन था। वैश्याओं का, वैश्याओं तो समझ रहे हैं कि इनको उसमें कूटनी कहा जाता था। कूटनी, उस समय इनको वैश्याओं को कूटनी कहा जाता था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। छठवां पॉइंट इसमें, इसी समय सती प्रथा की शुरुआत हुई थी। सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह। जैसा कि हमने पहले देखा भी था, सती प्रथा की शुरुआत किसने की थी? भानुगुप्त ने। भानुगुप्त का एरड़ अभिलेख मिला है जिसमें सती प्रथा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी ने सती प्रथा की शुरुआत की थी। सती प्रथा का मतलब होता है कि जब कोई आदमी मर जाता है तो उसकी जिंदा पत्नी को उसके साथ जला दिया जाता है। इसी को सती प्रथा कहा जाता था। इसका लास्ट में अंत किया था राजा राम मोहन राय ने। ठीक, राजा राम मोहन राय ने इसका अंत कर दिया था पूरी तरह। जो बनाई गई हमारी गुफाएं हैं, जो अजंता गुफाएं, अजंता गुफाएं, उसमें 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर और 29 नंबर। ठीक, ये सभी गुफाएं हैं। 18 तीन गुफाएं जो उसमें हैं, यह गुप्त वंश के राजाओं ने बनाई हैं। गुप्त वंश के राजाओं ने। इसमें टोटल कितनी गुफाएं हैं? इसमें टोटल 29 गुफाएं हैं। टोटल 29 गुफाएं हैं इसमें। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। इसमें 8वां, निम्न जाति के लोगों को चांडाल कहा जाता था। चांडाल। इसमें छुआछूत का भी प्रचलन था। इसमें हिंदी, संस्कृत और संस्कृति का विकास हुआ है। संस्कृति का विकास हुआ। ठीक, इसमें हिंदी, संस्कृत भाषा और संस्कृति का भी विकास हुआ था। ठीक, फिर अगला देखते हैं। इसमें इस समय, इधर हमारा 9वां पॉइंट हो गया। 10वां पॉइंट देखते हैं। इस समय ज्योतिष प्लस गणित, ज्योतिष प्लस गणित दोनों का विकास हुआ था। गणित का भी विकास हुआ, ज्योतिष का भी विकास हुआ इसमें। ठीक, चलिए तो ये हमारी खत्म होता है यहाँ पे।